हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मीजल्स। मीजल्स या रोबेला, इसे रोबेला भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो मीजल्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, इसे रोबेला भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है द वर्ड रोबेला मीन्स रेड स्पॉट। तो जो रोबेला का जो मीन्स होता है वो होता है रेड स्पॉट, जो कि छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं। अगर किसी छोटे बच्चों को ये हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे से रेड स्पॉट देखने को मिलते ही हैं, अगर किसी को होता है। साथ ही साथ बात करें एंड अ कॉमन इलनेस इन मैनी डेवलपिंग कंट्री। तो जो रोबेला है, जो मीजल्स है, सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है ये डिसीज डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, मीजल्स इन एन एक्यूट एंड हाईली कॉन्टाजियस डिसीज। कॉन्टाजियस डिसीज इसलिए बोला गया है क्योंकि यह एक कम्युनिकेबल डिसीज है। मतलब अगर किसी बच्चे को रोबेला, मतलब कि जो मीजल्स से अगर हो जाते हैं तो ये इन्फेक्टेड बच्चे से किसी हेल्दी बच्चे में भी हो सकते हैं, ड्रॉपलेट के माध्यम से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से। इसीलिए इसे कॉन्टाजियस डिसीज बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बोला जाए कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड टिपिकल रेसेस। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहे हैं, तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, नेजल नेजल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ इसमें टिपिकल रेसेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि जो स्किन पर जो क्या होते हैं, रेसेस हो जाते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हमने बात की है यहाँ पर कि मोस्टली अफेक्टेड इन चिल्ड्रन। तो ये जो मीजल्स जो डिसीज है, ये सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करती है वो छोटे बच्चों को ही अफेक्ट करती है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट की, कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है। तो देखिए, आरएनए वायरस बिलोंग टू पैरामाइक्सो वायरस ग्रुप। तो क्या होता है कि पैरामाइक्सो वायरस ही इसे कॉज करता है, इस डिसीज को, इस मीजल्स को। साथ ही साथ बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 1 to 2 वीक इंक्यूबेशन पीरियड इज कॉमनली 10 डेज। तो मान सकते हैं हम कि 7 से 14 दिनों के अंदर जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है। चलिए, इसके बाद हम समझते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि अगर डिसीज हो जाती है, ठीक ना, मीजल्स अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो देखिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मान लीजिए किसी को है, कोई बच्चा इन्फेक्टेड है, तो जैसे ही खांसेगा, छींकेगा, तो उसके ड्रॉपलेट में क्या होगा कि इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया है वो आएगा, ठीक है ना। तो उसके माध्यम से क्या होगा कि वो जैसे ही ड्रॉपलेट में आएगा, और कोई हेल्दी बच्चा या कोई व्यक्ति क्या होगा, उस एयर को, उस ड्रॉपलेट को जैसे ही इनहेल कर लेता है, तो उसे भी होने के चांसेस ये हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर किसी को है और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है कोई पर्सन या कोई बच्चा, तो उसे होने के चांसेस होते हैं। एंड फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकली अगर कोई टच में रहता है उस व्यक्ति के जिसे है, या उस बच्चे के जिसे डिसीज है मीजल्स की, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एटियोलॉजी। तो माल न्यूट्रिशन, देखिए, अगर व्यक्ति या बच्चे की जो माल न्यूट्रिशन है, मतलब कि अगर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ पुअर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्या होती है, जो बॉडी है, अगर वो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पा रहे, आपकी सेल्स है, जो इम्यूनिटी है वो वीक है, प्रॉपरली तरीके से एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है, एंटीबॉडी नहीं है अच्छे से, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं ये डिसीज होने के। साथ ही साथ इसके बाद हम बात करें ट्रांसमिशन ऑफ सेक्रेशन ऑफ नोज। तो नोज के माध्यम से जो सीक्रेशन निकलता है, जो सलाइवा निकलता है, उसके माध्यम से क्या होता है, इस सीक्रेशन के कारण भी ट्रांसमिशन होता है, जो इन्फेक्शन है वो फैलता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें पुअर हाइजेनिक एनवायरमेंट कंडीशन। देखिए, जो आपके आसपास का वातावरण है, जो कंडीशन है, अगर प्रॉपरली तरीके से साफ नहीं है, जो एयर है वहाँ की, जो पॉल्यूशन ठीक नहीं है, तो उसके कारण ये चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा फैलने के, और ये डिसीज मीजल्स होने के, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर, इसके क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है चिल्ड्रन चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। तो सबसे ज़्यादा हमने अभी बात की थी शुरू में, कि जो सबसे ज़्यादा जो मीजल्स की जो डिसीज है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है छोटे बच्चों में। तो जिनकी उम्र 1 साल से कम है उन्हें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ बात करें पीपल हु हैव नॉट रिसीव्ड द प्रॉपर वैक्सीनेशन, क्या होता है, जिन्होंने प्रॉपरली तरीके से वैक्सीनेशन नहीं ली होती है इस डिसीज की, तो भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें विटामिन ए डेफिशिएंसी, अगर बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है।
साथ ही साथ बात करें प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय होता क्या है कि हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं और क्या होता है, इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, जिसके कारण मीजल्स होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये डिसीज मीजल्स के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये होते हैं कुछ रिस्क फैक्टर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर किसी बच्चे को ये डिसीज होती है। तो इसके जो साइन सिम्टम्स हैं इन्हें 3 स्टेज में बांटा गया है। फर्स्ट है इसका द केटाराहल स्टेज, द एरप्टिव स्टेज एंड द कन्वेल्सेंट स्टेज। तो इसके जो स्टेज हैं चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है इसका द केटाराहल स्टेज। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले फीवर देखने को मिलता है, फीवर आता है। ड्राई कफ देखने को मिलता है, ड्राई कफ होते हैं। स्नीजिंग देखने को मिलता है, जर्नल मेलिस मतलब कि अनकंफर्टेबल फील होता है। एंड कंजक्टिवाइटिस मतलब कि जो आंखों का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है आंखों में, ठीक है। और डायरिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फर्स्ट स्टेज में। साथ ही साथ हम बात करते हैं द एरेप्टिव। इसके बाद हम बात करते हैं द एरेप्टिव स्टेज। तो एरेप्टिव स्टेज में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, तो देखिए मैक्यूलोपैपुलर रेसेस। तो इसमें जो कि होता है 3 to 5 days फ्रॉम वन सेट ऑफ द डिसीज। क्या होता है कि जब ये डिसीज हो जाती है, मीजल्स हो जाते हैं उसको, तो उसके 3 से 5 दिनों के अंदर क्या होता है कि मैक्यूलोपैपुलर रेसेस देखने को मिलते हैं बॉडी में। जो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से क्या होता है कि लाल लाल गांठ जैसे त्वचा पर छोटे छोटे से रेसेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बात करें ब्राइट पिंक और रेड कलर रेसेस, तो ब्राइट पिंक कलर रेसेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बात करें रेसेस ऑन द नेक, फेस एंड हेयर लाइन। हेयर लाइन मतलब कि ये सिर के मध्य, ठीक है, फेस पर देखने को मिलते हैं। और नेक जो गर्दन होती है वहां पर सबसे ज्यादा जो रेसेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें फीवर भी देखने को मिलता है इस डिसीज में। और साथ ही साथ ईचिंग मतलब खुजली जैसी कंडीशन भी बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं द कन्वलेसेंट स्टेज। तो इसमें क्या होता है, इट इज द रिकवर फेलियर फेज कैरेक्टराइज्ड बाय रेसेस डिस्पेयर। तो इसमें क्या होता है, जो रेसेस होते हैं वो डिस्पेयरेंस होने लगते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होने लगता है। साथ ही साथ ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब कि अगर ये डिसीज हो जाती है लास्ट स्टेज में, तो होता ये है कि जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसरम ओरियस। कैंसरम ओरियस मतलब मुंह का घातक संक्रमण होता है, माउथ का मतलब संक्रमण माउथ में, ठीक है। इसके बाद डायरिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या होते हैं। तो डॉक्टर कैन यूजुअली डायग्नोज मीजल्स बेस्ड ऑन द डिसीज। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ये डिसीज के अकॉर्डिंग ही डायग्नोस्ट किया जा सकता है कि मीजल्स किस कंडीशन में है। इसके बाद डायग्नोस्ट करते हैं आईजीएम एंटीबॉडी एग्जामिनेशन। आईजीएम एंटीबॉडी एग्जामिनेशन में अगर आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं तो उससे एग्जामिनेशन हो जाता है कि व्यक्ति को मीजल्स की डिसीज है, मीजल्स है। साथ ही साथ पीसीआर टेस्ट मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है, वो करते हैं। वायरल कल्चर किया जाता है, एनसीबीसी भी कर सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बाद मैनेजमेंट की, इसका जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे किया जा सकता है। तो देयर आर नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द मीजल्स। तो मीजल्स का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है। तो जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसे ही रिलीफ पहुंचाना होता है, और जो इसका जो ट्रीटमेंट मेन है वो है वैक्सीन, ठीक है ना। इसकी जो मेन ट्रीटमेंट है वो वैक्सीन ही है। तो सिम्टम्स की बात करें तो एनाल्जेसिक दी जाती हैं, ताकि जैसे कि क्रोसिन एंड मेटासिन, ठीक है ना। इसके बाद एंटीपायरेटिक्स टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। तो एंटीपायरेटिक्स दी जाती हैं ताकि जो फीवर है बॉडी को टेम्परेचर कम सके, फीवर को कम कर सकें। साथ ही साथ अप्लाई एंटी प्यूरेटिक एजेंट दी जाती हैं। साथ ही साथ क्लीन द आई विथ वार्म वाटर। तो क्या होता है कि हमें क्लीन करनी होती है आइस को वार्म वाटर से। साथ ही साथ एंटीबायोटिक आर प्रिस्क्राइब टू ट्रीट सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को ट्रीट होने से बचने के लिए, ट्रीट करने के लिए आप एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टू डिक्रीज। इसके बाद हम बात करते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विथ मीजल्स इज मोस्टली फोकस्ड अपॉन सिम्टम्स रिलीफ। तो क्या करना है हमें, जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं उन्हें रिलीफ पहुंचाना है, ठीक है। उन
तो सबसे पहले हम बात करें गेट प्लांटी ऑफ रेस्ट, तो आप रेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं कि आराम, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें अगर किसी को ये डिसीज़ हो जाती है तो। साथ ही साथ स्पंज बाथ विथ ल्यूकोबार वाटर में रिड्यूस डिस्कम्फर्ट ड्यू टू फीवर, तो अगर फीवर से डिस्कम्फर्टनेस फील हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि थोड़े गुनगुने पानी में नहाएं या फिर स्पंज बाथ लें, ठीक है ना। इसके बाद बात करें ड्रिंक प्लांटी ऑफ फ्लूइड फ्रूट जूसेस एंड हर्बल टी टू हेल्प अवॉइड डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं फ्लूइड को एंड जूसेस को एंड हर्बल टी को, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमिडिफायर और वेपोराइजर टू रिलीव कफ एंड शोर थ्रोट, तो क्या होता है, रिलीव करते हैं कफ को एंड शोर को, क्या क्या, ह्यूमिडिफायर और वेपोराइजर, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं एडमिनिस्टर ओवर द काउंटर मेडिकेशंस सच एज एसिटामिनोफेन, जो कि क्या है, टेलोनॉल अदर्स, आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन अदर्स एंड नेप्रोजोक्सन, तो ये क्या होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि दी जा सकती हैं, एडमिनिस्टर कराई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या, देखिए मीजल्स कैन बी बेस्ट प्रिवेंटेड बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन थ्रू एमएमआर वैक्सीन, तो इससे प्रिवेंट होने के लिए क्या है, इस डिसीज से प्रिवेंट होने के लिए एमएमआर वैक्सीन दी जाती है। एमएमआर मतलब होता है मीजल्स मम्स रुबेला, ये जो एमएमआर है ये तीनों डिसीज पर काम चलती है, मीजल्स मम्स रुबेला, अगर इनमें से कोई भी डिसीज हो जाती है तो एमएमआर वैक्सीन दी जाती है, तो ये एक प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छी वैक्सीन होती है, ठीक है, तीनों डिसीजों से। साथ ही साथ बात करते हैं चिल्ड्रन रिसीव द मीजल्स मम्स रोबेला मतलब एमएमआर वैक्सीन अकॉर्डिंग टू द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन के क्या होते हैं, कुछ कार्यक्रम चलते हैं तब ये वैक्सीन दी जाती है, ठीक है ना। डॉक्टर यूजुअली गिव द फर्स्ट डोज ऑफ द मीजल्स इम्यूनाइजेशन एट 12 टू 15 मंथ ऑफ द एज, तो क्या होता है कि जो फर्स्ट डोज डॉक्टर देते हैं वो देते हैं 12 से 15 मंथ में, 12 से 15 एज का जब बच्चा होता है तो उसमें ये जो वैक्सीन है वो दी जाती है, फर्स्ट डोज इसका दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें डॉक्टर सेकेंड डोज ऑफ द इम्यूनाइजेशन व्हेन द चाइल्ड इज टू 4 to 6 ईयर्स ओल्ड, तो इसके बाद जो सेकेंड डोज डॉक्टर्स देते हैं इम्यूनाइजेशन की, टीकाकरण की, वो देते हैं 4 से 6 साल के बीच में, ठीक है ना। मतलब 4 से 6 साल का जब बच्चा हो जाता है तब ये दी जाती है सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज दी जाती है 12 से 15 मंथ में, ठीक है ना। इसके बाद बात करें अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, तो क्या होता है कि अवॉइडेंस मतलब कि हमें इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक